नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर के लिए सॉल्व पेपर आरबीडी के सॉल्व पेपर आप सभी के सामने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित मॉडल पेपरों पर सॉल्व पेपरों पर अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 2015 का बॉटनी का सॉल्व पेपर 2015 का बॉटनी का सॉल्व पेपर जो कि बॉटनी का प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 2015 के एग्जाम में पूछा गया था जेएनयू जोधपुर। अगर आप भी बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बहुवर्तीय पादपों की विविध बहुवर्तीय पादपों में विविधता क्या है? 2015 में पूछा गया सवाल है। कौन कौन सा है? बहुवर्षीय पादपों में विविधता। इस श्रेणी के पादपों का जीवन काल निश्चित ही 2 वर्षों से अधिक होता है। इस बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल है वो 2 वर्ष से अधिक होता है। प्राय ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। बहुवर्षीय पादप अनेक वर्षों तक तो जीवित रहते हैं, लेकिन अधिकतम इसका जीवन काल है वो 2 वर्ष तक ही होता है। और विशेष मौसम या ऋतु में इसका पुष्पन एवं बीज का निर्माण होता है। विशेष मौसम में इस बहुवर्षीय पादपों में बीज और फूल पत्तियों का निर्माण होता है। अनेक उदाहरणों में जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्ष माना गया। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल है वो सैकड़ों और हजारों वर्ष में माना गया है। जैसे कि बिहार में गया के पास अवस्थित बोधि वृक्ष बरगद, उसकी आयु लगभग 2000 वर्ष आंकी गई है। लोग बता रहे हैं कि बिहार में गया कोई स्थान है, उसके पास में स्थित बोधि वृक्ष या फिर बरगद का कोई वृक्ष है, उसकी आयु 2000 वर्ष आंकी गई है, बताई गई है। वैसे भी वनस्पति शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष को लगभग अमर माना गया है। अलग अलग वैज्ञानिक शास्त्रों वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार इस बरगद के वृक्ष को अमर माना है। और एक उदाहरण भी पेश है। बिहार में बरगद का वृक्ष, उसकी आयु 2000 वर्ष आंकी गई है और बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल वो 2 वर्षों से अधिक होता है विज्ञान के अनुसार, लेकिन ये प्राय अनेक वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। ओके, और इसका मौसम के आधार पर ऋतु में, विशेष मौसम या ऋतु में पुष्पन होता है और बीज का निर्माण होता है। अगला है, आवर्त बीजी में नितान स्थापत्य कला क्या है? आवर्त बीजियों में नितान स्थापत्य कला। हमारी धरती पर विविध आकृति एवं ऊंचाई के अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। हमारी धरती पर अनेक आकृति और ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पादप, शाख, झाड़ियों, उपशुप, छोटे वृक्ष झाड़ियों जैसे के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के शुभ वृक्ष शुपिल वृक्षों की विशिष्टता, सुंदरता उसकी शिखर की संरचना का कारण होती है। आवर्त बीजियों में नितान की स्थापत्य कला। आवर्त बीजियों में नितान उसकी यानी कि उसकी कला कैसी, उसकी आकृति कैसी, आवर्त बीजी पादपों की, उसके बारे में बताना है। ये आवर्त बीजी पादप है वो हमारी धरती पर विविध आकृति और ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अनेक पौधे, शाख, झाड़ियां, उपवृक्ष, छोटे वृक्ष झाड़ियों जैसे के रूप में पाए जाते हैं। झाड़ियों और अनेक छोटे पौधों के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के शुभ वृक्ष या शुपिल वृक्षों की विशिष्टता, सुंदरता इसकी शिखर संरचना के कारण दिखाई देती है। इसकी अति ऊंचाइयों के कारण अनावर्त बीजी की शिखरता, सुंदरता है वो दिखाई देती है। प्रारूप संकल्पना एवं विधि क्या है? प्रारूप संकल्पना एवं विधि क्या है? परिवार या उसके रेन के नामकरण माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। वह तत्व जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंध है, दिए गए शब्दों के प्रकारों का नामकरण इस प्रकार प्रयुक्त किया गया है: हेलोटाइप, इसोटाइप, लैक्टोटाइप, सिनोटाइप और नियोटाइप। प्रारूप संकल्पना क्या है? इसकी विधि क्या है? प्रारूप संकल्पना एवं उसकी विधि क्या है? परिवार या उसके रैंक के नाम, कोई जाति है उसका परिवार या फिर उसका रैंक का नामकरण माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। उसके नामकरण माध्यम से उसका परिवार और उसका रैंक का नाम निर्धारित किया जाता है। वह तत्व जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंध होता है, दिए गए शब्दों को प्रकारों के नाम में प्रयुक्त किया गया है। हेलोटाइप प्रारूप संकल्पना हेलोटाइप, इसोटाइप, लैक्टोटाइप, सिनोटाइप और नियोटाइप। अगला है,
वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम क्या है? वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम यह द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम का संक्षिप्त रूप है तथा तुलसी कुल के पादपों में पाया जाता है। यह वर्टिसिलेस्टर है वो द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्प का संक्षिप्त रूप है। क्या है? द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम का संक्षिप्त रूप है। कौन? वर्टिसिलेस्टर। और ये तुलसी कुल के पादपों में पाई जाती है। वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम है। वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम तुलसी के पौधों में पाया जाता है। इसमें स्तंभ पर पत्तियां सम्मुख विन्यासित हो, स्तंभ है उस पर पत्तियां है वो सम्मुख विन्यासित होती है, आमने सामने विन्यासित होती है तथा प्रत्येक पत्ती के कक्ष में एक पुष्पक्रम निकलता है। प्रत्येक पत्ती के कक्ष में एक पुष्पक्रम निकलता है। ये कोई पत्ती है उसके पुष्पक्रम में यहाँ पर पुष्प निकलता है। अतः इन पंक्तियों को सहपत्र कहा जाता है। इन वर्टिसिलेस्टर की पत्ती के पास में पुष्पक्रम निकलता है, इसे सहपत्र कहा जाता है। सहपत्र यानी पत्र के साथ में फूल निकलना सहपत्र कहा जाता है। पुष्पक्रम के प्रथम अक्ष के अंतस्थ स्थिति पर पुष्प है वो लगता है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम ये ससीमाक्ष पुष्पक्रम है। काशक्ष ऐसे भी लिख दिया, ये ससीमाक्ष या फिर द्विशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम है और ये तुलसी के पौधों में पाया जाता है और इसके स्तंभ पर पत्तियां विन्यासित होती है। किसके? तुलसी के स्तंभ पर या फिर पौधे के स्तंभ पर ये पत्तियां है वो विन्यासित होती है तथा प्रत्येक पत्ती के कक्ष से एक पुष्प निकलता है। प्रत्येक पत्ती के कक्ष से, पादप के प्रत्येक पत्ती के कक्ष से एक पुष्पक्रम निकलता है। अतः इन पत्तियों को सहपत्र कहा जाता है। पुष्पक्रम के प्रथम अक्ष के अंतस्थ स्थिति पर पुष्प लगता है। सबसे ऊपर यह पुष्प लगता है अंतस्थ स्थिति पर। अगला सवाल है ओमेगा वर्गीकी क्या है? ओमेगा वर्गीकी इसके अंतर्गत वर्गीकी अध्ययन की नवीन तकनीकी को सम्मिलित करके आधुनिक वर्गीकरण दिया गया है। ओमेगा वर्गीकी वह वर्गीकी है, वह वर्गीकरण है। ओमेगा वर्गीकरण वह वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत वर्गीकी अध्ययन की नवीन तकनीकियों को शामिल करके वर्गीकरण के अध्ययन की नवीन आज की तकनीकियों को शामिल किया और आधुनिक वर्गीकरण बना दिया गया। कौन सा? ओमेगा वर्गीकरण आज प्रचलित है, जिसमें नवीन तकनीकियों को वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है, जिसे ओमेगा वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अतिवर्तीय वर्गीकरण प्रणाली विकसित करना है। क्या उद्देश्य है इस ओमेगा वर्गीकरण का? उद्देश्य यह है कि आवर्त बीजी वर्गीकरण प्रणाली को विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला है छठा सवाल, कुकुरबिटेसी कुल में बीजांड न्यास कौन सा होता है? कुकुरबिटेसी कुल में बीजांड न्यास कौन सा पाया जाता है? कुकुरबिटेसी कुल में बीजांड न्यास कुकुरबिटेसी कुल में या फिर कुकुरबिटेसी या फिर कुकुरबिटेसी कुल में द्वितीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। कौन सा? द्वितीय बीजांड विन्यास है वो पाया जाता है। अगला सवाल आप सभी के साथ, एपोसाइनेसी कुल में जायांग की संरचना का क्षेत्र बने। एपोसाइनेसी कुल में जायांग की संरचना बनानी है। एपोसाइनेसी कुल के जायांग की संरचना कुछ इस प्रकार है। आपको मैं जूम ऑफ करके मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस प्रकार होती है ये एपोसाइनेसी कुल की जायांग संरचना। एपोसाइनेसी कुल की जायांग संरचना कैसी होती है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, स्पष्ट दिखेगा। ये ऊपर टोपीनुमा होता है और इस टोपीनुमा भाग को स्टिग्मा कहा जाता है और इसके नीचे ये घुंघरू टाइप होते हैं, ऊपर टोपी होती है, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। फिर ये सीधे सीधी स्टाइल होती है, थोड़ा टेढ़ा इसको स्टाइल कह दिया और बाद में नीचे जाने पर समझ रहे होंगे इस प्रकार का ये एपोसाइनेसी कुल की जायांग संरचना है। एपोसाइनेसी कुल की जायांग संरचना डिस्क है, ये फुल टाइप डिस्क और ये है ओवरी। ओके, ये क्या? एपोसाइनेसी कुल की जायांग संरचना है।
दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित वंशों के कुल पुष्पीय सूत्र व पुष्पीय चित्रों को बताइए। नीचे वंश दिए गए, उसके कुल और पुष्पीय सूत्र और उसके चित्र को बनाना है। पहला वंश दिया गया ट्रिटिकम, इसका कुल है पोएसी कुल का पादप है। कौन सा? ट्रिटिकम पोएसी कुल का पादप है। ओके, यह है ट्रिटिकम की पुष्प संरचना। ट्रिटिकम पादप की पुष्प संरचना, पुष्प सूत्र है ये। Br 1% का सीना, जो भी आप देख लीजिएगा, ये है पुष्प सूत्र है। अगला है हेलियंथस कुल। हेलियंथस कुल, इसका कुल है, हेलियंथस पादप का कुल है कंपोजिटी। इसका पुष्प सूत्र बिंब पुष्पक, और इस हेलियंथस पादप की ये संरचना है, कंपोजिटी पादप की ये संरचना है। और पोएसी कुल की ये संरचना है। आगे है द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? निषेचन के समय दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मन बनाता है। द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन वह निषेचन होता है जिसमें निषेचन के समय दोनों नर युग्मक होते हैं। दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है, करके युग्मनज बनाता है। एक बार दोबारा कि द्विनिषेचन वह निषेचन होता है जिसमें निषेचन के समय दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को एक युग्मक है वो अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मनज बनाता है, और दूसरा नर युग्मक है वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से संयोजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। एक तो युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक है वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र से संयोजित होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से संयोजित होता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसे द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। एक तो इसमें क्या द्विनिषेचन में दो नर युग्मक होते हैं, निषेचन होता है, फिर दो नर युग्मक छोड़े जाते हैं जिसमें एक नर युग्मक तो युग्मनज बनाता है और दूसरा उसके पोषण के लिए क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसे द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, त्रिशल्यन किसे कहते हैं? त्रिशल्यन के बारे में 10वां सवाल है। निषेचन के समय यदि दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मनज बनाता है, पहले बताया दिग्निषेचन, निषेचन के बारे में। ओके, त्रिशल्यन, तीनों का शल्यन। निषेचन के समय यदि दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मनज बनाता है। निषेचन के समय दो नर युग्मक होते हैं, उनमें से एक नर युग्मक तो निषेचन कर युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक है वो भ्रूणकोश बनाता है। वो हमने पढ़ लिया दिग्निषेचन में कि एक तो नर युग्मक बनाता है, दूसरा भ्रूणकोश बनाता है। ओके, केंद्रक से भ्रूणपोष के केंद्र से और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और वह प्रक्रिया को त्रिशल्यन के नाम से जाना जाता है। इस द्विनिषेचन युग्मनज, एक तो नर युग्मक युग्मनज का निर्माण करता है और दूसरा है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इन दोनों के शल्यन यानी कि इन दोनों का जो संयोजित होना, और इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को त्रिशल्यन के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया है, एक नर युग्मक युग्मनज बनाता है और दूसरा भ्रूणपोष बनाता है। ये सारी प्रक्रिया है वो त्रिशल्यन के नाम से जानी जाती है। अगला है पुष्प की संरचना एवं विकास को समझिए। पुष्प की संरचना और उसके विकास को समझना है। पुष्प पौधे की जनन संरचना होती है। पुष्प क्या होता है? पुष्प की संरचना एवं विकास को समझना है। पुष्प की संरचना, पहले पुष्प की संरचना बढ़ानी कैसी होती है।
आप सभी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि पुष्प ऐसा होता है, वहाँ बाह्य दलपुंज होते हैं, एक पुंकेसर, एक स्त्री केसर। लेकिन एक बार सॉल्व पेपरों का अध्ययन कर चुके हैं तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम में मैनेजमेंट कर पाएंगे। एक बार देख लेना जरूरी है, या फिर आप 1 वीक सीरीज को देख लो या फिर सॉल्व पेपरों को देख लो, एक बार देखना जरूरी है, एक बार रिवाइज करना जरूरी है, ताकि आप अपने एग्जाम में, हम अपने एग्जाम में अच्छी तरह एग्जाम को मैनेजमेंट कर पाए। क्या है कि पुष्प पौधे की जनन संरचना होती है। प्रारूप पुष्प में उपांगों की शियार चक्र उपस्थित होता है। बाह्यदल पुंज, यह पुष्पीय उपांगों का सबसे बड़ा चक्र होता है। पहला पुष्प के अंदर बाह्यदल पुंज होता है। यह पुष्पीय उपांगों का सबसे बाह्य चक्र कौन सा होता है? पुष्पीय उपांग होते हैं, पुष्प के सारे उपांग होता है, उसका बाह्यदल पुंज सबसे बाहरी भाग होता है, बाह्य चक्र होता है। यह प्राय अनेक पत्तीनुमा हरी संरचनाओं का बना होता है। पुष्प के बाहर वो होते हैं ना, इस प्रकार संरचना होती, बाह्यदल पुंज होते हैं, इस प्रकार इसके अंदर पुष्प होता है। तो इस बाह्यदल पुंज के बारे में बताता है कि ये पत्तीनुमा हरी संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें बाह्यदल पुंज कहते हैं। इसका प्राथमिक कार्य कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना होता है। ओके, अगला है पुष्प दल पुंज। दल पुंज, यह पुष्पी उपांगों का दूसरा चक्र होता है। पुष्पी उपांगों का दूसरी चक्र, अभी मैंने आपको बताया कि एक मिनट, इस प्रकार पुष्प होता है। मान लेना है कि इस प्रकार पुष्प होता है। वैसे एकदम स्पष्ट तो बनना, वैसे बोटनी का मैं वैसे हूँ तो नहीं, छात्र वगैरह बोटनी पढ़ते हैं हम सॉल्व पेपरों के माध्यम से। अब देख रहे हैं कि ये है बाह्य दलपुंज, इस प्रकार कुछ वैसे पुष्प की संरचना होती है और इसके अंदर पुष्प होता है अंदर की जो भी। तो इसमें क्या बताया, पहले पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं तो बाह्य दलपुंज होंगे, ठीक है, और उसके बाद में इसने क्या बताया कि दलपुंज होते हैं, ठीक है, बाह्य दलपुंज, बाद में ये वाले ये दलपुंज, ये भी वैसे नीले भाग के नीले कलर के होते हैं, ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। यह पुष्प की उपांगों का दूसरा चक्र होता है, उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है, और यह अनेक दलपत्रों से बना होता है। दलपुंज का प्रमुख कार्य परागण के कीटों का आकर्षण करना। परागण के कीटों का आकर्षण कौन करता है? दलपुंज करता है। ओके, अगला है पुमंग। ये पुष्पीय उपांगों का तृतीय चक्र होता है। पुमंग क्या होता है? तृतीय उपांगों का, पुमंग पुष्पीय उपांगों का तृतीय चक्र होता है। पुष्प के नर जननांग को निरूपित करता है। अगला है प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पूतंतु और परागकोश। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, पूतंतु और परागकोश। अगला है जायांग। जायांग यह पुष्पी उपांगों का चतुर्थ चक्र होता है। जायांग क्या होता है? पुष्पी उपांगों का चतुर्थ चक्र जायांग होता है तथा पुष्प के स्त्री जननांग को निरूपित करता है। यह एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। एक अंडक के 3 भाग होते हैं। पुष्प के अंदर अंडक होते हैं और उस एक अंडक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। आप 10वीं से पढ़ रहे, आप तो ये लिख देते हैं। इस संदर्भ में एक प्रारूपिक पुष्प भिन्न उपांगों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया। वर्दिया, सहायक अंग, आवश्यक अंग, सारे के सारे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पूछ रहा है पुष्प की संरचना लिखनी। पहले पुष्प में बाह्य पुंज होंगे, जो पुष्प के उपांगों के बाह्य चक्र होता है। ये प्राय पत्तीनुमा हरी संरचनाओं का होता है, जिन्हें बाह्य पुंज कहा जाता है। और प्राथमिक कार्य कलिका अवस्था में इसकी रक्षा करने का कार्य कौन? बाह्य पुंज करते हैं। और अगला है दलपुंज। बाह्य दलपुंज के नीचे होता है दलपुंज। यह पुष्पी उपांगों का दूसरा चक्र होता है, अनेक दलपत्रों का बना होता है। और दल पुंज का प्रमुख कार्य कीटों को आकर्षित करने का कार्य किसका होता है? दलपुंजों का। अगला है पुमंग। यह पुष्पीय उपांगों का तृतीय चक्र होता है। पुमंग है वो पुष्पीय उपांगों का तृतीय चक्र। पहला चक्र बाह्य दलपुंज, उसका द्वितीय चक्र दलपुंज, उसका तृतीय चक्र
पुमंग यह पुष्पीय उपांगों का तृतीय चक्र होता है तथा पुष्प के नर जननांग को निरूपित करता है। ओके, और प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। इस पुमंग में पुंकेसर उपस्थित होते हैं और पुंकेसर के 2 भाग पुतंतु और परागकोश। पुतंतु के ऊपर परागकोश होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कीटाणु यहाँ पर बैठते और ले जाते हैं अपने टांगों पर। ओके, अगला है पुमंग में और होता है जायांग। पुमंग ये तो नर जननांग हो गया और जायांग ये मादा जननांग हो गया। तो जायांग ये पुष्पी उपांगों का चतुर्थ चक्र होता है। जायांग पुष्पी उपांगों का चतुर्थ चक्र होता है। कौन सा? जायांग। और तथा पुष्प के स्त्री जननांग को निरूपित करता है। कौन? जायांग पुष्प के स्त्री जननांग को निरूपित करता है और पुमंग है वो पुरुष जननांग को निरूपित करता है या फिर नर जननांग को प्रदर्शित करता है। कौन सा है पुमंग? आप साइंस के विद्यार्थी, इतना तो बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही लिख। जायांग के भी भाग होते हैं, आप सभी जानते। जायांग इस तरीके से भाग होते हैं: वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ओके, पुष्प की संरचना पूरी हुई। उसके सहायक अंग है। सहायक अंग इस प्रकार है। पुष्प के सहायक अंग होते हैं, कौन कौन से? पुष्प के यह भाग पौधे के लिए प्रमुख 2 कार्य करते हैं। पुष्प की जनन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का पुष्प की जनन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? वृद्धि या फिर सहायक अंग। और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य भी कौन करते हैं? सहायक अंग। ओके, अगला है आवश्यक अंग, जनन अंग। ये भी पुष्प की संरचना के बारे में है कि आवश्यक अंग, जनन अंग। क्रमशः पुमंग व जायांग को पुष्प की अति आवश्यक संरचनाओं के रूप में परिलक्षित किया गया है। अति आवश्यक अंग के रूप में पुमंग और जायांग को पुष्प की अति आवश्यक संरचनाओं के रूप में परिलक्षित किया गया, दर्शाया गया है। पुमंग नर की जनन संरचना होती, पुमंग है वो नर की जनन संरचना होती है, जिसकी इकाई पुंकेसर होती। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है और पुंकेसर 3 भागों में बांटा जाए। पुंकेसर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? पुतंतु, तंतु होते हैं और तंतु पर परागकोश और पोजी। पुतंतु, परागकोश और पोजी, इन 3 भागों में पुंकेसर को बांटा गया है। वह जायांग को मादा जनन, ये जायोग लिखा हुआ, वैसे जायांग को मादा जनन संरचना के रूप में परिलक्षित किया है। जायांग को मादा जनन संरचना के रूप में परिलक्षित किया गया है और इसकी इकाई है वो अंडक होते हैं। मादा जननांग जायांग में अंडक होते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। लेकिन इस नर जननांग को पुमंग में पुंकेसर, पुमंग, ये कौन सा? नर जननांग, पुतंतु, परागकोश और पोजी। ओके, अगला सवाल है बेंथम व हुकर के वर्गीकरण के गुण व दोष लिखने। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के गुण और दोष का उदाहरण सहित तो इसको समझाना है। बेंथम और हुकर के गुण पहले बता देते हैं, इनके गुण क्या है। बेंथम और हुकर का पहला गुण आप सभी के सामने, इस वर्गीकरण पद्धति की प्रेरणाओं के द्वारा इसके गठन में पौधों में जातिवर्तीय संबंधों का अध्ययन नहीं रखा गया। इनके गुण क्या है कि इस बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में इस पद्धति की प्रेरणाओं के द्वारा, यानी बेंथम और हुकर के द्वारा इसके गठन में, बेंथम और हुकर सिद्धांत वर्गीकरण के गठन में पौधों के जातिवर्तीय संबंधों का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि डार्विन का विकासवाद सिद्धांत लगभग उसी समय परंतु स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। इसलिए इस डार्विन का विकासवाद सिद्धांत है वो इसी समय प्रकाशित हुआ था, बेंथम और हुकर पद्धति के समय ही। इसलिए इसमें ये जातिवर्ती संबंधों का अध्ययन नहीं किया गया, शामिल है वो नहीं किया गया। अगला है इस पद्धति के अंतर्गत, इस बेंथम हुकर पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक पादप वंश एवं जाति का अध्ययन वास्तविक प्रारूपों को देखकर किया गया था। इस बेंथम हुकर पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक पादप वंश एवं प्रजाति का अध्ययन वास्तविक प्रारूपों को देखकर किया गया था एवं इसका वर्णन प्रस्तुत किया गया था। ओके, अगला है
प्रायोगिक दृष्टि से यह अत्यंत व्यावहारिक प्रायोगिक दृष्टि से यह अत्यंत व्यावहारिक सुविधाजनक पद्धति है। भारत के इंग्लैंड और अन्य पादप संग्रहालयों में इस पद्धति के अनुसार व्यवस्था होती है। बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति है वो अत्यंत व्यवहारिक और सुविधाजनक पद्धति है। भारत और इंग्लैंड के अधिकांश पादप संग्रहालय है उनमें बेंथम हुकर पद्धति के आधार पर ही व्यवस्था की गई है। पादपों की व्यवस्था बेंथम हुकर पद्धति के आधार पर इंग्लैंड और भारत के क्षेत्रों में की गई है। यह भी इसका गुण है। अगला, हालांकि यह पद्धति जातिवर्तीय संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई है। बेंथम हुकर पद्धति है वो जातिवर्तीय संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की है। फिर भी इस पद्धति में द्विबीजपत्री पादपों का प्रारंभ गुण रेनल्स से किया गया है, जो कि सभी पादप वर्गीकरण शास्त्रियों के अनुसार आदिम या पुरातन पादप समूह है। अगला है, एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री में रखा गया। एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री के बाद रखा गया। एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के बाद में रखा गया, जो पौधों की जातिवर्तीय एवं विकास प्रवृत्तियों के अनुसार सर्वथा उचित है। जो कि पौधों की जातिवर्तीय और विकास प्रवृत्ति के अनुरूप बिल्कुल उचित है। अगला है, इस बेंथम और हुकर पद्धति का गुण, अगला गुण है, अध्ययन की सुविधा हेतु वंशों को उपवंशों में विभाजित किया। बेंथम हुकर पद्धति में अध्ययन की सुविधा के लिए वंशों को उपवंशों में विभाजित किया जाता है। ओके, इस बेंथम और हुकर पद्धति के दोष कौन कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं। बेंथम हुकर पद्धति का पहला दोष है, इस वर्गीकरण पद्धति के परिणताओं के द्वारा इसके गठन में पौधों की जातिवर्तीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य का अध्ययन नहीं रखा गया। बेंथम और हुकर ने गड़बड़ कर दी कि इसने वर्गीकरण पद्धति के प्रणेताओं यानी कि बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण के गठन में पौधों के जातिवर्तीय संबंध के प्रेक्षेपय अध्ययन का ध्यान नहीं रखा। क्रम वाइज प्रेक्षेपय अध्ययन का ध्यान है वो जातिवर्तीय संबंधों का अध्ययन है वो नहीं रखा। ये इसने गड़बड़ की, यानी कि ये भी इसका पहला दोष है। अगला है, केवल कुछ ही प्रमुख लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूहों में विभाजित कर दिया गया। केवल कुछ ही प्रमुख लक्षणों के आधार पर बेंथम और हुकर ने प्रमुख लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूहों में विभाजित कर दिया गया। बेंथम और हुकर ने एक और गड़बड़ कर दी कि इन्होंने थोड़े बहुत लक्षणों को देखकर अधिकांश पौधों को बड़े पादप समूहों में विभाजित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करने का, इसको ऐसा करने का था कि छोटे लक्षणों वालों को अलग और बड़े लक्षणों वालों को अलग। लेकिन इसने क्या किया कि बेंथम और हुकर ने कुछ ही प्रमुख लक्षणों के आधार पर, थोड़े बहुत प्रमुख लक्षण थे उसके आधार पर अधिकांश पादपों को बड़े लक्षणों वाले पादपों में विभाजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक निकट संबंधी पादप कुल एक दूसरे से काफी दूर व्यवस्थित हो गए। यानी कि बड़े लक्षणों वाले पादप और छोटे लक्षणों वाले पादप को एक साथ में रख दिया, तो बड़े लक्षणों वाले पादप और छोटे लक्षणों वाले पादप के बीच में कभी छोटा पादप आ गया, कभी बड़ा लक्षण आ गया, कभी छोटा लक्षण, कभी, यानी कि उनके बीच में दूरी बढ़ गई। दूरी की व्यवस्था है वो हो गई, काफी दूर व्यवस्थित हो गए। ओके, पादप समूहों के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतया कृत्रिम प्रक्रिया है और इस समूह में अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर अनेक पॉलीपटेली के सदस्य कुल गुणों को संबंधित होते हैं। कुछ खास नहीं। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री समूहों के बीच जिम्नोस्पर्म रखना संगत है। इसने क्या बताया कि बेंथम और हुकर ने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री समूहों के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतः असंगत है। ये भी इसने गड़बड़ कर दी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के समूहों के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतः असंगत पाना।
लेकिन असंगत नहीं मानने का था। जिम्नोस्पर्म को एक बीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री में एक में शामिल करना था, लेकिन इसने जिम्नोस्पर्म को अलग रख दिया, बाहर निकाल दिया। अगला है एक बीजपत्री पादपों कुलों का व्यवस्था क्रम पूर्णतः अप्राकृतिक है। एक बीजपत्री पादप के कुलों का व्यवस्था क्रम है वो अप्राकृतिक है, प्रकृति के अनुरूप नहीं है, कृत्रिम तरीके से किया गया, अप्राकृतिक है। एक बीजपत्री पादपों का व्यवस्था क्रम बिल्कुल अप्राकृतिक यानी अपने हिसाब से रख दिया, कोई प्रकृति के हिसाब से नहीं रखा। इस पादप समूह में कुल ऑर्किडेसी एवं सिटेमिनी का पुरातन गया है, जो पूर्णतः निराधार है एवं अनावर्त बीजी है। वस्तुतः उपयुक्त दोनों पादप कुल तो एक बीजपत्री में सर्वाधिक प्रगत कुल है, कुछ खास नहीं। एक और सवाल है रूटेसी का आर्थिक महत्व। रूटेसी कुल है, रूटेसी कुल का आर्थिक महत्व हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग आता है उसके बारे में, रूटेसी कुल कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उस कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे वृक्ष फल फूल आते हैं उनके बारे में। आर्थिक रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूटेसी कुल है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी पौधे आते हैं। उपयोगी पौधे जैसे कि फल, फलों में कौन कौन, ये साइट्रस मेडिका बड़ा नींबू, ये वैज्ञानिक का नाम है सारे के सारे, बड़ा नींबू ये रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। और साइट्रस ओरिएंटिफोलिया ये कागजी नींबू है। साइट्रस ओरिएंटिफोलिया कागजी नींबू, बड़ा नींबू कागजी नींबू, और खट्टा नींबू साइट्रस ओरिएंटम ये खट्टा नींबू, ये भी रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। चकोतरा नारंगी संतरा ये रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइट्रस रेटिकुलेटा, साइट्रस रेटिकुलेटा। बड़े नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस मेडिका, और बाकी तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देसी नींबू इसका है साइट्रस साइनोनेंसिस, ये भी रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है। साइट्रस साइनेनेंसिस देसी नींबू। नारंगी संतरा साइट्रस रेटिकुलेटा, और मौसमी या फिर माल्टा। सेव फेरोनिया लेमोनिया, केत हाथी सेव, फेरोनिया लिमोनिया। और बेल या फिर बेलपत्र इगेल मार्मेलोस एम्पिच। आप ऐसे रूटेसी कुल में कौन कौन से उपयोगी फल आते हैं वो भी लिख सकते हैं। कौन कौन से उपयोगी फल, बड़ा नींबू, कागजी नींबू, खट्टा, चकोतरा, नारंगी संतरा, देसी नींबू, और हाथी सेब, बेलपत्र, एम्पेसी। वैज्ञानिक नाम बड़े बड़े याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर देख लीजिए। बेलपत्र, हाथी सेब, देसी माल्टा, देसी नींबू, ओके, मौसमी माल्टा, ओके। अगला है रूटेसी कुल के अंतर्गत मसाले आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसालों को पढ़ लेते हैं, सब्जी बनाएंगे। रूटेसी कुल के अंतर्गत मसाले भी आते हैं, फल फूल आते हैं, मसाले औषधियां। वैज्ञानिक नाम है ज़ैंथोजाइलम आर्मेंटम। तेजपाल की साल आपने सुना होगा 12वीं क्लास में, तेजपाल की साल उदरशूल में लाभदायक एवं उपयोगी कर्मिक नाशी होता है। उदरशूल में यानी पेट दर्द में लाभदायक एवं उपयोगी कर्मिक नाशी होते हैं, जीवाणुओं का नाश करने वाला ये मसाला है। कौन सा? ज़ैंथोजाइलम आर्मेंटम, ओके। अगला है बेलपत्र इगेल मार्मेलोस, बेलपत्र मार्मेलोस, बेल पक्के फल आदि, फल का गुद्दा, और पेशी व अन्य उदर रोग के उपचार में उपयोगी होता है। भगवान शिव को शिवलिंग पर इनकी 3 पत्तियां, 3 का ये जोड़ा होता है इस प्रकार, ये 3 पत्तियों का जोड़ा है, 3 पत्तियां चढ़ाई जाती है किसकी? बेलपत्र की। ये भी रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है, मसालों में, दवाइयों में। और अगला है मुरैया, मोरेवा
कोई नहीं गई, मीठा नीम, इसको मोरेवा को क्या कहते हैं, मोरैया या फिर मोरैया, कोई नहीं गई, इसको मीठा नीम या कड्डी पत्ता उपयोगी, मीठा नीम या फिर कड्डी पत्ता, इसकी कड्डी बनाई जाती है, कड्डी पत्ता, कड्डी के अंदर पत्तों को डालकर पिया जाता है जिससे पेट दर्द। सब्जियों की स्वादिष्ट बनाने में, बिल्कुल मोरैया को सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में और सुगंधित करने के लिए मोरेवा का प्रयोग किया जाता है, मोरैया का प्रयोग किया जाता है। अगला है रूटेसी कुल के अंतर्गत जेटोजाइलम वाइनिडम, जड़ों का प्रयोग दांतों के दर्द में किया जाता है। ये जड़ों है, जड़ है, जड़ का नाम है जेटोजाइलम वाइनिडम, जेटोजाइलम वाइनिडम, ये जड़ों का प्रयोग है, वो दांतों के दर्द में भी रूटेसी कुल के पौधों का प्रयोग किया जाता है। शोभाकारी पादप के रूप में रूटेसी कुल के पौधों का प्रयोग किया जाता है। शोभाकारी पादप रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, मोरैया, मुरैया, ये मोरैया था, ये मुरैया नहीं, वो भी मुरैया है, ओके सॉरी, मुरैया, पेनिकुलेटा कामिनी, रूटा ग्रेवी, योलेस, रूह और स्कीमिया ऑर्बेनी। डायरेक्ट लिखना ना, इतने बड़े बड़े नाम याद रखने से अच्छा है कि शोभाकारी पादप के रूप में, मसालों के रूप में और फलों के रूप में, फलों में बड़ा नींबू, कागजी नींबू, खट्टा, चकोतरा, नारंगी, देसी नींबू, मौसमी मंडला, हाथी सेब, बेलपत्र, इसके बारे में लिख देना। शोभाकारी पादप के रूप में भी रूटेसी कुल का प्रयोग किया जाता है। अगला है तेल के रूप में रूटेसी कुल के पादप का प्रयोग किया जाता है। तेल के रूप में कौन सा पादप है, फेगरा बदरंगा के बीजों से तेल प्राप्त किया। ये फेदरा बदरंगा, ऐसे नाम याद करने जाओगे, इससे तेल के रूप में, फलों के रूप में, औषधि के रूप में, मसालों के रूप में, तेल के रूप में, काष्ठ के रूप में, इस रूटेसी कुल के पौधों की काष्ठ भी उपयोग में आती है। जेंथोजाइलम एलेटम की काष्ठ सड़ियां बनाई जाती है। इसकी क्या बनाई, सड़ियां बनाने में क्या आता है, काष्ठ के रूप में, सीधे सीधे लिख देना, ये माथा फोड़ी करने की कोई जरूरत। कृषि उपकरण बनाने के, ये छोटे छोटे आप लकड़ी के कृषि उपकरण बनाने में काम आती है, ऐसे लिख देना है। ओके, सड़ियां बनाने में काम आती है, ये भी लिख सकते, सड़ियां, सीधी सीधी सड़ियां बनाने में, खेती के उपकरण बनाने में काम में आते हैं। ओके, अगला सवाल, अगला चौथी यूनिट का सवाल है कि निम्न वंशों को अपने अपने कुलों में कारण बताते हुए अधिविन्यासित कीजिए एवं उसके पुष्प चित्र का सूत्र भी लिखिए। पहला है वंशों का अपने अपने कुलों का नाम बताना। कुल तो साल्विनी आप सभी जानते हैं, साल्विनिया का कुल है, साल्विनिया को लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि साल्विनिया को लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसका कारण क्या है, लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखने का कारण है क्योंकि इसमें कूट चक्र प्रकार का विशेष पुष्पक्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कूट चक्र प्रकार का विशेष पुष्पक्रम पाया जाता है। वह चतुष्क कोणीय प्रकार की इसमें पुष्पक्रम है वो पाया जाता है, इसी कारण इसको लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसका पुष्प सूत्र भी देख लीजिए आप, और इसका पुष्प चित्र भी देख लीजिए, लेमिएसी का पुष्प चित्र। आप कहो हम अपना सॉल्ट पेपर खरीद कर देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कौन दिखा रहा है, टाइम बचाने के लिए लेमिएसी कुल के पादप का चक्र बना लेना है, छोटे छोटे चक्र, उसके अंदर और चक्र, घेरा बना लेना, उसके ऊपर छोटे छोटे डबल घेरे और एक बड़ा सा घेरा, उसके अंदर दोहरे बना लेने। ओके, अगला है बारलेरिया वंश है, इसका कुल क्या है, बारलेरिया वंश का कुल है। बारलेरिया को एकन्यथेस कुल के अंतर्गत रखा गया। आप सुना होगा पहली बार, एकन्यथेसी कुल के अंतर्गत रखा गया। बारमेलिया को एकन्यथेसी कुल के अंतर्गत रखा गया, कारण क्योंकि इसके बीजों के बीच में उत्क्षेप उपस्थित होने के कारण इसको एकन्यथेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। बारमेलिया को उत्क्षेप उपस्थित होने के कारण एकन्थेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। और इसका पुष्प सूत्र देख लीजिए, इसका पुष्प सूत्र, ये पुष्प सूत्र इसका, और इसका पुष्प ये चित्र है इस प्रकार। मंदिर की सबसे ऊपर
चोटी मंदिर की, और उसके अंदर और चोटियाँ बना लेनी है, थोड़ी आड़ी, और एक सबसे नीचे डबल चोटी बना लेनी है, अंदर छोटी छोटी दोहर बना लेने। ये किसका चित्र है? बारहमेलिया का पुष्प चित्र है। ओके, अगला है कैथेरेंस। कैथेरेंस रेजियस को, इसका पूरा नाम है कैथेरेंस रेजियस को एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत कैथेरेंथस को एपोएसी कुल के अंतर्गत रखा गया। इसका कारण है अंडाशय दो पृथक वर्तिकाओं का शुक्त होती है। अंडाशय दो पृथक वर्तिका इसकी अंडाशय की शुक्त होती है, इसलिए इसको एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत किसको? कैथेरेंथस को रखा गया है। उसका पुष्प चित्र इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। किसका है? कैथेरेंथस का पुष्प चित्र। एक बार रुका लेता हूँ, देख लीजिएगा। क्लास को बार बार रिपीट कीजिए, चित्र अपने आप कॉपी हो जाएंगे अपने दिमाग में। इसका पुष्प सूत्र है। और अगला है एधाकोटा। एधाकोटा वंश है, इसका कुल है। एकैंथेसी कुल का ये इसके अंतर्गत आता रखा गया है। और इसका कारण है बीजों के बीच उत्क्षेपक उपस्थित होने के कारण इसको एधाटोडा है, कोटा नहीं, एधाटोडा वंश को एकैंथेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसका कारण है उत्क्षेपक उपस्थित होने के कारण इसको एकैंथेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इसका पुष्प सूत्र आपके सामने है, और इसका एधाटोडा का चित्र भी आपके सामने इस प्रकार का है। क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्न संरचनाओं का विवरण संबंधित कुल सहित बताना है। नीचे उत्क्षेपण की संरचना दी गई है, तो उसके बारे में कुल और संबंधित विवरण बताना है कि ये क्या है। उत्क्षेपण क्या है? बीजों का प्रकीर्णन बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए सूलों या जैक्यूलेटर के द्वारा बीज जंतुओं या पक्षियों के सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे इसका प्रकीर्णन हो जाता है। उत्क्षेपण क्या है कि बीजों का प्रकीर्णन बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए सूलों या जैक्यूलेटर के द्वारा बीजों या बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं, सतह पर चिपक जाते हैं। बीजों का प्रकीर्णन बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए सूलों या जैक्यूलेटर द्वारा बीज जंतु या पक्षियों की सतह पर चिपक जाती है और उसका प्रकीर्णन हो जाता है। बीजों का प्रकीर्णन बीज की सतह पर उपस्थित मुड़े हुए सूलों या जैक्यूलेटर होते हैं उनके द्वारा होता है, और बीज जंतुओं के शरीर पर, पक्षियों के शरीर पर चिपक जाते हैं और उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अगला है इस उत्क्षेपण का कुल है एकैंथेसी कुल का पादप है। एकैंथेसी कुल के अंतर्गत आता है कौन? उत्क्षेपण। स्थानांतरक शब्द से स्पष्ट है। स्थानांतरक क्या है? कुछ कुलों में परागण की प्रक्रिया में परागकणों का कुछ कुलों में परागकण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे कुल है जिसमें परागकण की क्रिया होती है। उनमें परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण विशेष जीवों की सहायता से होता है। पक्षी या फिर कीट के द्वारा स्थानांतरण होता है। उन जीवों को स्थानांतरक के नाम से जाना जाता है। विशेष पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों पक्षियों के द्वारा होती है, इसे स्थानांतरक के नाम से जाना जाता है। और इस स्थानांतरक को किस कुल के अंतर्गत रखा गया है? लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। कीटों और पक्षियों को लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। स्थानांतरक कौन है? कीट है, तो कीटों को लेमिएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। अगला है किरीट। क्रिस्टोस्टेजिया एवं हेमिडेस्मिस में दलपत्रों के उपांग मिलकर एक विशिष्ट दलपुंज किरीट बनाते हैं। ये क्रिस्टोस्टेजिया और हेमिडेस्मिस के दलपत्र होते हैं। उन दलपत्र के उपांग मिलकर एक विशिष्ट दलपुंज बनाते हैं, उसे किरीट के नाम से जाना जाता है। और इसे
पीडीएससी कुल के अंतर्गत रखा गया, एक्सले पीडीएससी कुल के अंतर्गत रखा गया। अगला है लोडिक्यूलस। क्या लोडिक्यूलस? परिदल पुंज अत्यधिक सम्मानित होती है, सम्मानित होती है। परिदल पुंज अत्यधिक सम्मानित होती है, जिसको लोडिक्यूल कहते हैं। और यह अग्र पार्श्व स्थिति में सिलिका के बिल्कुल ऊपर की ओर एक एक दोनों ओर अवस्थित होते हैं। इसको लोडिक्यूलस को पोएसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट नहीं, इतना खास नहीं।